नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण से पहले लगातार अपने सहयोगी और पड़ोसी देशों को परेशान करने वाले बयान दे रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी कंट्रोल में लेने की बात कही थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि नेशनल सिक्योरिटी और पूरी दुनिया में आज़ादी के लिए अमेरिका को लगता है कि ग्रीनलैंड पर उनका कंट्रोल बेहद जरूरी है। बता दें कि ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद है, जो कि एक आइलैंड कंट्री है। यह डेनमार्क के कंट्रोल वाला एक सोवरिन क्षेत्र है, जिसका अपना प्रधानमंत्री होता है। इस पर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा है कि ग्रीनलैंड उनका है, वो बिकाऊ नहीं है और न कभी बिकाऊ होने वाला है। उन्हें आज़ादी के लिए अपने लंबे संघर्ष को नहीं खोना चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा। अभी तक डेनमार्क के विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। ट्रंप इससे पहले 2019 में भी ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दे चुके हैं। ग्रीनलैंड में 57,000 लोग रहते हैं। यह डेनमार्क का एक सोवरिन क्षेत्र है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड का 85% भाग 1.9 मील मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इसमें दुनिया का 10% ताजा पानी पाया जाता है। यह उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड जलवायु परिवर्तन के संकट से भी जूझ रहा है। ग्रीनलैंड में कुछ प्रमुख और दुर्लभ खनिजों का भंडार पाया जाता है, जैसे कि नियोडाइनियम, आसियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे कई दुर्लभ खनिजों का भंडार यहाँ हमें मिलता है। यह खनिज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रोडक्शन में काफी अहम रोल रखता है। इसके अलावा दुनिया में लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड और आर्कटिक महाद्वीप की बर्फ तेजी से पिघल रही है। ऐसे में इस जगह का सामाजिक और आर्थिक महत्व तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ खनन का काम कर रही कंपनियों में चीन की भी बड़ी हिस्सेदारी है। यह पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई हो। इससे पहले 1946 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क से $10 करोड़ में इस बर्फीले द्वीप को खरीदने की पेशकश करी थी। ग्रीनलैंड के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना का अड्डा है, जहाँ करीब 600 सैनिक तैनात हैं। ट्रंप इससे पहले कनाडा और मैक्सिको को अमेरिका में मिलने का ऑफर भी दे चुका है। इसके अलावा उन्होंने 2 दिन पहले पनामा नहर को फिर से अमेरिकी कंट्रोल में लेने की धमकी भी दी थी। यह नहर कैरेबियन देश पनामा का हिस्सा है। इस नहर पर 1999 तक अमेरिका का कंट्रोल हुआ करता था। ट्रंप की इस धमकी के बाद पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि पनामा की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पनामा नहर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच स्थित है। इस नहर के निर्माण से पहले अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक जाने वाले जहाज़ों को हजारों समुद्री मील का रास्ता तय करना होता था। कैप हॉर्न होते हुए साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर उन्हें लगाना पड़ता था। नहर के निर्माण के बाद जहाज़ों का ये हजारों मील का सफर कम हो गया। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक पहुंचने के लिए करीब 21,000 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता था, जबकि पनामा नहर के बनने के बाद ये रास्ता घटकर 8,370 किलोमीटर का हो गया। ट्रंप ने कहा था कि इस नहर का इस्तेमाल करने के लिए पनामा अमेरिका से अधिक शुल्क ले रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि नहर पर चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी राज्य परियोजना में समर्थकों की एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो नहर को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। रैली के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक AI जनरेटेड तस्वीर भी पोस्ट करी थी। इस तस्वीर में पनामा नहर के बीच में अमेरिकी झंडा लगा हुआ दिख रहा था। तस्वीर के कैप्शन में ट्रंप ने वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैनाल लिखा था। इसका मतलब है संयुक्त राज्य की नहर पर आपका स्वागत है। ट्रंप की धमकी पर पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। मुलिनो ने एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि पनामा की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ट्रंप के आरोपों को खारिज करते हुए नहर पर चीन के प्रभाव को इनकार किया है। मुलिनो ने कहा कि पनामा नहर के कैरिबियन और प्रशांत महासागर की तरफ खुलने वाले 2 पोर्ट के गेट्स का मैनेजमेंट सीके हचिसन होल्डिंग्स की एक सहायक कंपनी करती है। यह कंपनी हांगकांग में स्थित है। इस पर चीन का कोई नियंत्रण नहीं है। मुलिनो ने आगे कहा कि पनामा नहर और
उसके आसपास की एक एक इंच जमीन पनामा की है और ये आगे भी पनामा की ही रहेगी। मुलिनो के इस बयान का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि हम इस बारे में आगे सोचेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि ये पनामा नहर खास क्यों है। पनामा नहर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच स्थित है। यह दोनों महाद्वीपों को अलग करने का काम करती है। इसके साथ ही यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच की दूरी को कम कर देती है। इस नहर के निर्माण से पहले अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक जाने वाले जहाज़ों को हजारों समुद्री मील का रास्ता तय करके कैप हॉर्न से होते हुए साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। नहर के निर्माण के बाद जहाज़ों का ये हजारों मील का सफर कम हो गया। जहाज सीधे प्रशांत महासागर से पनामा नहर के जरिए अटलांटिक महासागर में पहुंच जाते हैं। इससे कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाला समय, फ्यूल और शिपिंग कॉस्ट में कमी आती है। जहाज़ों को ट्रांजिट करने के बदले पनामा उनसे शुल्क लेता है। यह नहर पनामा की राष्ट्रीय आय का एक अहम स्रोत है। पनामा नहर के इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो पनामा में नहर का बनाने का विचार 16वीं सदी की शुरुआत में आया था। हालांकि इसके लिए प्रयास 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई। इस दौरान पनामा पर कोलंबिया का राज था। 1881 में फ्रांस ने कोलंबिया के साथ मिलकर पनामा नहर को बनाने का काम शुरू किया। इस काम के लिए फ्रांस ने इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स को चुना। उन्होंने इससे पहले मिस्र में स्वेज नहर का भी निर्माण किया था। हालांकि 8 साल बाद ही इंजीनियरिंग में आ रही चुनौतियों, वर्कर्स में फैलने वाली बीमारियों और फंड की कमी के चलते फ्रांस को 1889 में नहर का निर्माण रोकना पड़ा। 1903 में पनामा को कोलंबिया से आज़ादी मिली। इसके बाद 1904 में अमेरिका ने फ्रांस की संपत्तियों को खरीदकर नहर के निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। अमेरिका बेहतर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करने के साथ साथ बीमारियों को कंट्रोल करने पर भी ध्यान दिया और दूसरी तरफ अमेरिका के पास फंड की कोई कमी नहीं होने की वजह से यह निर्माण पूरा हो पाया। 15 अगस्त 1914 को नहर को आधिकारिक तौर पर चालू किया गया। इसे अमेरिकी इंजीनियरिंग का एक सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसे बनाने के दौरान लगभग 38,000 मजदूरों की मौत हुई थी। इसे बनाने में उस समय $37.5 करोड़ का खर्च आया था। अगले 63 साल तक अमेरिका का इस नहर पर पूरी तरह कंट्रोल रहा। 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच एक संधि हुई, जिसके बाद इस नहर पर दोनों देशों का संयुक्त नियंत्रण हो गया। इसके बाद अमेरिका ने 31 दिसंबर 1999 को पूरी तरह से नहर को पनामा को सौंप दिया। तो पनामा नहर का ये इतिहास था। तो साथियों, आने वाले समय में हम लोग ये देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद उनके द्वारा जो दिया गया बयान कनाडा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड और पनामा नहर को लेकर के है, क्या इस ओर वो कोई कदम उठाता है या नहीं उठाता है। अगर इस तरह का कोई भी कदम अमेरिका उठाता है तो इसको एक तरह से एक नए युद्ध को जन्म देने जैसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन युद्ध में लगा हुआ है, दूसरी तरफ इजराइल भी युद्ध में इन्वॉल्व है। और अगर अमेरिका इस तरह के फ्रंट को ओपन करता है तो पूरी दुनिया में एक तरह से विश्व युद्ध जैसा छिड़ जाएगा। तो क्या हम लोग अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए इन बयानों का क्या मतलब निकालें? क्या अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है? क्या अमेरिका 400 वर्ष पहले ब्रिटेन जैसा पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है? क्या अमेरिका पूरी दुनिया को एक कॉलोनी बनाना चाहता है? अगर उनकी ये मंशा है तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक नया युद्ध हमें देखने को मिलेगा, जिससे पूरी दुनिया में तबाही होगी। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि अमेरिका के द्वारा दिया गया इस तरह का भड़काऊ स्टेटमेंट क्या दुनिया में एक नए युद्ध को जन्म देगा। जब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।